नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो का री एग्जाम होना है उसके लिए हमारी जीके और जीएस की क्लासेस निरंतर चैनल पर चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी हम आधुनिक भारत के इतिहास पर और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं। शीघ्र ही और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी प्रारंभ की जाएंगी। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने लक्ष्य रखा है कि 10 क्लासेस में लगभग 500 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा आधुनिक भारत का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियोस में हम लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। इसमें वैसे मेरी इच्छा तो थी कि मैं 1857 की क्रांति को आपके साथ में डिस्कस करूं, लेकिन 1857 की क्रांति पर जो क्वेश्चनरीज थी वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है दोस्तों। तो मैं आपके लिए अगला लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके समस्त अधिवेशन, जो भी स्वतंत्रता तक जरूरी अधिवेशन हुए हैं या जो कुछ भी प्रश्न कांग्रेस से बनते हैं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जो कि कल आएगा उसमें मैं प्रयास करूंगा कि 1857 की क्रांति आपके सामने लेकर के आऊं। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहे जाने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निम्न में से कहां के निवासी थे? दोस्तों, जब मैं ये वीडियो लेक्चर आपका ले रहा हूं उस समय मेरे कमरे के आगे बहुत तेज बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज में आज थोड़ी सी दिक्कत हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों। वैसे मैंने पूरा सब कुछ बंद कर रखा है तो कम से कम डिस्टर्बेंस आपको होगी। तो चलिए हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहे जाने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निम्न में से कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के, आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के या वेल्स के? देखिए, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि इंग्लैंड की सरकार के तहत पद पर कार्यरत थे, पूरी की पूरी उन्होंने सेवा दी और उसके बाद वे रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भारत में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे शिमला के अंदर। तभी सन 1885 में उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें एक संस्था का निर्माण करना है और उन्होंने उस संस्था का निर्माण किया जिसे आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जानते हैं। कैसे ये संस्था का निर्माण हुआ, किसने किया, अंग्रेजों ने करा या भारतीयों ने करा, ये सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वे कहां के निवासी थे? तो वे निवासी थे दोस्तों स्कॉटलैंड के। कहां के निवासी थे? तो वे निवासी थे स्कॉटलैंड के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र ह्यूम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, जनता का मित्र या कॉमनवेल्थ? तो दोस्तों, जो ह्यूम के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था उसका नाम था जनता का मित्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जनता का मित्र। जबकि यदि बात करें यंग इंडिया की, तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला जाता था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया निकाला जाता था। महात्मा गांधी जी ने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है, जिसमें से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग इंडिया और हरिजन है। इसके अलावा एक इंडियन ओपिनियन है। तो यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाले गए पत्रिकाएं हैं। बात करें न्यू इंडिया की या कॉमनवेल्थ की, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो नाम जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया, उनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले जाते थे वे कौन कौन से थे? वे थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। जबकि जनता का मित्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा निकाला जाता था और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न है,
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय निम्न में से कौन थे? डफरिन, कर्जन, लिटन या रिपन? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 1885 में यानी 1885 में हुई है, और 1884 से लेकर के 1884 से लेकर के 88 तक यानी 1888 तक जो भारत के वायसराय थे उनका नाम है डफरिन। यानी डफरिन के यदि कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1884 से लेकर के 1888 तक, और इसी बीच यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। यानी स्थापना के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन। डफरिन के विषय में और कांग्रेस के विषय में एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है कि निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शियों की संस्था कहा? तो वह डफरिन ने कहा था। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शियों की संस्था कहा था। सूक्ष्मदर्शियों की संस्था कहने का मतलब क्या था? वो ये कहना चाहते थे कि जो लोग कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं उनमें कोई विजन नहीं है, वो दूर के विषय में नहीं सोच सकते, वो एक गलती कर रहे हैं इस कांग्रेस की स्थापना में, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला इस कांग्रेस के माध्यम से। ये जो है दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखने वाले लोगों की संस्था है, जो ये सोचते हैं कि इस कांग्रेस के माध्यम से एक दिन हम इस देश में स्वराज लेकर के आएंगे या डोमिनेंट स्टेटस लेके आएंगे या आजादी लेके आएंगे, जैसे भी आप समझना चाहें। लेकिन डफरिन क्या कह रहे थे कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पदर्शियों की संस्था है, इनका कोई विजन नहीं है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1884 से लेकर के 1888 तक। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी गई? देखिए, मैंने जब प्रारंभ में ही कहा था कि कांग्रेस की स्थापना किसने कराई है, क्या अंग्रेजों ने कराई है या भारतीयों ने करी है? क्योंकि की तो एलन एक्टिवन ह्यूम के नेतृत्व में, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी हैं, लेकिन करवाई किसने है? अंग्रेजों ने या फिर उन्होंने भारतीयों की तरफ से की? तो इस बारे में कुछ विवाद हैं। बात करें यदि हम लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया था। ये वही यंग इंडिया है जिसका प्रकाशन किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये समाचार पत्र भी याद रखिएगा कि सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा किसने दी है? तो लाला लाजपत राय ने दी है। किस अखबार में दी थी? तो यंग इंडिया में दी थी। यंग इंडिया में एक लेख छपा था और उसमें यह कहा गया था कि 1857 की क्रांति की तरह 1857 की क्रांति की तरह एक विस्फोट होगा, एक विस्फोट होगा जो ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। और ये सोचना किसका था? ये सोचना था डफरिन का। यानी डफरिन जो कि 1884 से लेकर 1888 तक वायसराय था, उसे यह डर लगा रहता था कि जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, ऐसे ही किसी भी क्षण विस्फोट हो जाएगा, जनता उग्र हो जाएगी और इस बार जो क्रांति होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। और उसे भय था कि यह क्रांति कहीं उसी के कार्यकाल में ना हो जाए। तो इस वजह से उसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बुलाया और कहा कि भैया देखो, ऐसे ऐसे हमें क्रांति का डर है। और 1857 की क्रांति की जानकारी हमें देर से मिली थी, जिसने बहुत ज्यादा विनाश किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य समाप्त हो गया। पर अगर अब क्रांति हुई ना तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे किसी भी विस्फोट या किसी भी उग्रता के बारे में हमें समय रहते जानकारी मिल जाए, तो एक मीडिएटर संस्था होनी चाहिए। तो डफरिन के कहने पर जो है आपके ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। इसी वजह से, ये सारी बात लाला लाजपत राय कह रहे हैं अपने लेख में जो उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है। इसी वजह से कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया उन्होंने। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज, डफरिन के दिमाग की उपज
किसने बताया? तो लाला लाजपत राय ने। यह प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? तो लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। किस अखबार में दिया? यंग इंडिया में दिया। और क्या था यह आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी वजह से एलन ऑक्टविन ह्यूम ने कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर के कांग्रेस की स्थापना करी। अब देखिए, लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग डफरिन नहीं चाहता कि इनको यह पता लगे कि अंग्रेजों के कहने पर यह कांग्रेस की स्थापना हो रही है। इसी वजह से वो कांग्रेस की बुराई भी कर रहा है, उसे सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था बता रहा है, यानी वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो इसका विरोध कर रहा है। पर वास्तव में डफरिन चाहता था कि कांग्रेस की स्थापना हो। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। अब ये लाला लाजपत राय ने जो है ना सीधे सीधे आरोप लगाया है किस पर? उन लोगों पर जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी है। तो वे लोग इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? और वो कौन है? वे हैं उदारवादी। लाला लाजपत राय तो गरम दल से संबंध रखते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, ये सब गरम दल के थे। और ये आरोप लगा रहे हैं किस पर? उदारवादियों पर। तो उदारवादियों ने एक बात कही, उदारवादियों ने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व नहीं है, ये डफरिन के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि कांग्रेस की स्थापना स्वयं हमने करी है। और हमने कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से करी है? कि ये तड़ित चालक का काम कर सके, तड़ित चालक का काम कर सके। अब ये तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तांबे का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ देखा होगा, जो कि जब बिजली गिरती है तो बिजली सीधे बिल्डिंग पर गिर के बिल्डिंग को न ध्वस्त कर दे। इस वजह से वो तड़ित चालक लगाया जाता है कि उस बिजली को तड़ित चालक एब्जॉर्ब कर ले। तो ये उदारवादी चाहते थे कि कांग्रेस की एक ऐसी संस्था बने जो भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच मेडिएटर का काम करे। और ये जो अंग्रेज जब अत्याचार करे भारतीय जनता पर, तो ये कांग्रेस उनकी रक्षा कर सके तड़ित चालक के तौर पर। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है उदारवादियों ने। वहीं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है गरम दल के लोगों ने, विशेषतः लाला लाजपत राय ने। किस अखबार में दिया है? तो यंग इंडिया में दिया है। और एक प्रश्न बनता है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? तो वो भी लाला लाजपत राय ने। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत डिटेल से मैंने इस प्रश्न पर चर्चा करी है, आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्न में से कहां आयोजित किया गया? देखिए 1885 में स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और अब होना है अधिवेशन। अधिवेशन करने का जो निर्णय लिया गया था ना वो दोस्तों, वो लिया गया था पुणे में करने के लिए, यानी पूना में इसका अधिवेशन किया जाना था 1885 में। लेकिन पूना में फैल गया प्लेग। देखिए कुछ किताबों में प्लेग लिखा है, कुछ में हैजा लिखा है, कुछ में महामारी लिखी है। आज तक नहीं पूछा गया कि प्लेग फैला था, कि महामारी फैली थी, कि हैजा फैला था, कि कोरोना फैला था, कि बर्ड फ्लू फैला था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पुणे में अधिवेशन होना तय था, पर महामारी की वजह से, किसी वजह से वो वहां अधिवेशन नहीं हो पाया। और फिर जो अधिवेशन हुआ वो कहां पे किया गया? तो वो किया गया बंबई में। बंबई में कहां किया गया? तो बंबई में एक स्थान है ग्वालिया टैंक करके, और ग्वालिया टैंक में एक कॉलेज था, और उस कॉलेज का नाम क्या था दोस्तों? उस कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यहां पर किया गया। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई के ग्वालिया टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। अगर मैं पूछूं इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी WC बनर्जी ने। इसमें कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो 72 प्रतिभागियों ने। तो अब हमें इससे थोड़ा आगे चलना होगा। 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, ये तो कई बार पूछा। सबसे कम प्रतिभागियों ने हिस्सा इसी अधिवेशन में लिया था। पहला अधिवेशन था, लोगों को विश्वास तक नहीं था कांग्रेस पे। तो जो लोग संस्थापक थे वो और कुछ उनके मित्रगण आए, कुल 72। आपसे पूछा जा सकता है इन 72 में सर्वाधिक किस प्रांत के थे? तो सर्वाधिक थे बंबई प्रांत के। सर्वाधिक थे बंबई प्रांत के। और बंबई प्रांत के कितने थे? तो 38 थे, यानी आधे से ज्यादा।
तो बंबई प्रांत के ही थे। आप चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा देंगे तो उत्तर प्रदेश के कितने थे, तो उत्तर प्रदेश के थे 10। यानी 1885 में यह अधिवेशन हुआ, पुणे में आयोजित किया जाना था, मुंबई में हुआ, ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। अध्यक्षता इसकी WC बनर्जी ने की। 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 38 प्रतिभागी कहां के थे, बंबई प्रांत के। और उत्तर प्रदेश के कितने थे, तो उत्तर प्रदेश के थे 10 प्रतिभागी। तो यह था आपका पहला अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। और इस पहले अधिवेशन का यदि आपसे सचिव पूछ ले, महासचिव या सचिव पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे ह्यूम महोदय। कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके ह्यूम महोदय। चलिए आगे चलें। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, एक तरफ दोस्तों अधिवेशन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए हैं। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यानी WC बनर्जी ने करी थी। तो ये तो आपका असुमेलित हो गया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने नहीं करी थी, बल्कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1986 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो उसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, उन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, उसकी अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब ने। तो ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब ने। और ये बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन, ये चारों अधिवेशन तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि नींद में भी आप बता सकें। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देखिए पहले अधिवेशन पर चर्चा हम कर चुके हैं, 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से सर्वाधिक बंबई प्रांत के थे 38 प्रतिभागी और उत्तर प्रदेश के थे 10 प्रतिभागी। ये बात हो रही है दूसरे अधिवेशन की। पहले तो आप बताइए दूसरा अधिवेशन हुआ कहां है, तो दूसरा अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। और यदि पूछा जाए इसमें कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, तो इसमें लिया था 434। देखिए पहला तो कई बार पूछ लिया, तो अब या तो दूसरी की पूछेगा, तीसरे की पूछेगा या चौथे की पूछेगा, या फिर पूछेगा सबसे ज्यादा किस में थे, प्रथम अधिवेशन में किस प्रांत के सर्वाधिक थे, या फिर सीधे सीधे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के कितने थे। तो पहले अधिवेशन में 72, दूसरे अधिवेशन में 634, तीसरे अधिवेशन में 607 सदस्यों ने भाग लिया। और ये तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने करी थी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन कहां हुआ था, तो चौथा अधिवेशन हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले ने। और इसमें कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, इसमें लिया था 1248 प्रतिभागियों ने। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अधिवेशन है, ये दूसरा अधिवेशन है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 434। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रथम अधिवेशन में कौन कौन थे, ये याद करने बैठेंगे ना तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
तो आपको दो नाम याद रखने हैं, ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर कोई ऐसा नाम मिले जो आपको पता है ये तो बाद में ही आए थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि 1885 में भारतीय राजनीति में सक्रिय नहीं थे। लेकिन दो नाम आपको मैं ऐसे बता देता हूं, जो दो नाम आपको याद रखने हैं प्रथम अधिवेशन के समय के। एक नाम तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। इनका कभी कांग्रेस से संबंध नहीं रहा, कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। तो जब संबंध ही नहीं रहा तो अध्यक्षता करने का मतलब ही नहीं होता। तो अगर ऑप्शन में आपको सर सैयद अहमद खां मिल जाए तो सर सैयद अहमद खां कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको ऑप्शन में मिलेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सर सैयद अहमद खां नाम तो किसी कोई भी नंबर देके पूछा सकता है, दूसरे अधिवेशन में कौन नहीं था, तीसरे में कौन नहीं था, चौथे में कौन नहीं था, तो उसमें सर सैयद अहमद खां तो जब भी मिल जाए ना आपको तो कर दीजिएगा। लेकिन पहले अधिवेशन के लिए एक नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में कांग्रेस में उपस्थित नहीं थे। इनका संबंध प्रारंभ से कांग्रेस से था और इन्होंने कांग्रेस की आगे चल के अध्यक्षता भी करी है, पर पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है इनका एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। यानी आपसे पूछ लिया जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब इस इंडियन एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन तय था कलकत्ता में होना और पहले से डिक्लेयर था, ये दूसरा सम्मेलन इस तिथि को कलकत्ता में होगा। अब अचानक से कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस का सम्मेलन हो जाता है, तो कोई भी इंसान जिसके खुद के घर में शादी है, क्या वो अपना घर छोड़ करके दूसरे की शादी में जाएगा? नहीं ना। इनका तो खुद के संस्था का सम्मेलन होना था, तो ये इस वजह से कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में तो उपस्थित नहीं रहे, पर जब दूसरा अधिवेशन हुआ ना 1886 में, तब ये आए और इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इंडियन एसोसिएशन जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वही उद्देश्य कांग्रेस का भी है, तो क्यों ना इस इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए। तो इंडियन एसोसिएशन का जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया गया। कब किया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 1886 में किया। तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसका सम्मेलन आयोजित होना था 1885 दिसंबर में कलकत्ता में। इसी वजह से वे कांग्रेस के सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने कहां पर अधिवेशन की अध्यक्षता की? लखनऊ में, आगरा में, बनारस में या कानपुर में? दोस्तों ये ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, यहां पर प्रयागराज कर लीजिए या इलाहाबाद कर लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जो इलाहाबाद में हुआ था उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करी थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1888 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी आपकी जॉर्ज यूले ने। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन लीग या ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी? तो देखिए एओ ह्यूम ने जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी तब इसका नाम कांग्रेस नहीं था, बल्कि इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और 1885 में ये जो सम्मेलन हुआ है ना बंबई में, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, ये पूछा जाता किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगर आपसे कभी पूछ लेना कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। चलिए आगे चलते हैं।
1905 में आयोजित हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने करी? इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, इन गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। निम्न में से किस वर्ष सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया? देखिए, सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया, सर्वप्रथम जनगण मन कब गाया गया, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी बात करेंगे हम वंदे मातरम की। तो वंदे मातरम गाया गया है 1896 में। 1896 का ये जो अधिवेशन था ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, तो कलकत्ता अधिवेशन आपको ईयर से याद रखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बोलूं बेलगांव अधिवेशन तो सभी को पता है 1924 का है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन तो 1916 और 1936 का है, लेकिन कलकत्ता में बहुत सारे हुए हैं तो आपको ईयर से याद रखने पड़ेंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 का था उसमें सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? क्योंकि जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों तो आसपास के प्रश्न भी जरूरी बन हो जाते हैं। तो रहीमतुल्लाह सयानी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो पूछा जा सकता है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। और कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में दरार पड़ गई। नरम दल जिसका नेतृत्व उदारवादी नेता करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब हो गए। और गरम दल का नेतृत्व कौन करते थे? जैसे कि अरविंद घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था ना दोस्तों, यहां पर अध्यक्ष को लेकर विवाद हो गया। देखिए, विवाद तो 1906 के अधिवेशन में भी हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उस समय ना दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। और दादा भाई नौरोजी की जो इज्जत है ना वो गरम दल के नेता, नरम दल के नेता सब करते थे। वयोवृद्ध नेता थे, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस वजह से उस समय तो कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन 1907 में ये विवाद फिर उठा और गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल के लोग चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। ध्यान रखिएगा, ये रास बिहारी बोस नहीं है, ये रास बिहारी घोष है। अक्सर लोग रास बिहारी बोस और घोष एक समझ लेते हैं, वो अलग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। अभी बात हो रही है रास बिहारी घोष की। इन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया और इसी बात पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। गरम दल के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और सूरत में 1907 में कांग्रेस की पहली फूट पड़ गई। तो ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ने कब किस स्थान पर कांग्रेस की अध्यक्षता करी? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, हालांकि आसान प्रश्न है, सभी को आता होगा। इसका उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और पूछो इन्होंने अध्यक्षता कब करी है? तो 1917 में। देखिए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन तो पता होगा ना, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी है। कलकत्ता अधिवेशन, इसमें इन्होंने करी है अध्यक्षता। लेकिन अगर पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कब करी है? तो 1917 के कानपुर अधिवेशन में। वो अधिवेशन कहां हुआ था? वो हुआ था कानपुर में। कब हुआ था? 1917 में, जिसमें अध्यक्षता करी है सरोजनी नायडू ने। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस विदेशी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत लोगों ने ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, कांग्रेस की जो अध्यक्षता है ना आजादी से पहले, वो 3 महिलाओं ने करी है। पहली तो एनी बेसेंट हो गई, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी 1917। देखिए, इसमें जब आप 8 जोड़ेंगे ना तो आपको 1925 प्राप्त होगा। 1925 में
पहली भारतीय महिला बनी सरोजनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। इसमें आप फिर से 8 जोड़ेंगे तो आपको 1933 प्राप्त होगा, और 1933 वो तीसरा अधिवेशन है जिसमें किसी महिला ने अध्यक्षता करी है। ये भी कलकत्ता में हुआ है, 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? वो करी है नलिनी सेन ने। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, नाम आपको भारतीय लगेगा लेकिन ये हैं कौन? ये अंग्रेज हैं, नलिनी सेन, जो कि विदेशी थी और तीसरी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी। कब करी? 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 में एनी बेसेंट ने, 1925 में सरोजनी नायडू ने और 1933 में नलिनी सेन ने। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के मंच से वर्तमान राष्ट्रीय गान गाया गया, यानी जन गण मन गाया गया? देखिए 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। चर्चा करी हमने, कलकत्ता अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। लेकिन 1911 में भी कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था और इस 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करी है विशन नारायण दर ने। विशन, जितने भी अधिवेशन कराना हो दोस्तों उतने करने हैं आपको, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। कर सकें तो कर लीजिएगा, किसी को पढ़ने के लिए मना नहीं करते, पर जितने बता रहे हैं वो तो हर हालत में आपको करने ही करने हैं। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? विशन नारायण दर, पुरुषोत्तम दास टंडन, रहीमतुल्ला सयानी या अरविंद घोष? देखिए आपको अगर सारे नहीं भी पता ना दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि बाल, पाल और लाल और घोष ये 4 नाम गरम दल के हैं, जिनमें से केवल लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इसका मतलब अरविंद घोष हो, बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पॉल हो, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। बाकी विशन नारायण दर ने 1911 में करी थी, रहीमतुल्ला सयानी ने 1896 में करी थी। इसमें वंदे मातरम गाया गया था और इसमें जनगण मन गाया गया था। चलिए अगला, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता होता है कि लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू 1929 में, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा। तो हमें लाहौर अधिवेशन इस प्रश्न का उत्तर लगता है, जो कि है नहीं, क्योंकि स्वराज शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वो अगर किसी अधिवेशन में किया गया था तो वो था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और इसमें स्वराज को लक्ष्य माना। पूर्ण स्वराज अलग चीज होती है, स्वराज अलग चीज होती है। स्वराज को लक्ष्य किसमें माना? तो कलकत्ता अधिवेशन में। यहां पर 4S बोले जाते हैं। देखिए याद करने का तरीका है, लेकिन यहां पर वास्तव में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक था स्वराज, दूसरा स्वदेशी। देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया 1905 में, बंगाल का विभाजन हो गया और हम बात कर रहे हैं 1906 की। तो स्वराज, स्वदेशी, तीसरा है स्वशासन और चौथा होता है शिक्षा। यानी 4 प्रस्ताव पारित किए गए। तो स्वराज को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रयोग किया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चर्चा कर चुके हैं हम, बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, जो हुआ था कब? 1987 में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी? तो 1 बार करी थी। कब करी थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और ये बेलगांव कहां पर है? ये बेलगांव है कर्नाटक में। एक ही बार करी है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। लाल, बाल, पाल, घोष में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे?
तो ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, विपिन चंद्र पाल कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, केवल लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्ले मिंटो सुधार आपको याद होगा 1909 का, नहीं याद है तो आगे पढ़ेंगे हम। इस मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल से समझाऊंगा। कांग्रेस ने इसका विरोध करा। कांग्रेस ने जब इसका विरोध करा प्रारंभ में, लेकिन एक अधिवेशन ऐसा आया जब कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। उसका कारण था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता करना चाहती थी। तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया? उसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया होगा जिस अधिवेशन में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ, यानी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन को और किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हो गया समझौता। साथ ही गरम दल और नरम दल में भी समझौता हो गया। गरम दल एवं नरम दल में समझौता, यानी वे गरम दल वाले जो 1907 के बाद कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे, वो पुनः कांग्रेस में लौट आए। अगर मैं पूछूं ये नरम दल और गरम दल में समझौता किसके प्रयासों से हुआ, तो ये हुआ है आपका एनी बेसेंट के प्रयासों से। एनी बेसेंट के प्रयासों से। लेकिन यदि पूछा जाए कि ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ है, ये किसके प्रयासों से हुआ है, तो ये हुआ है आपका बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। तो लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा प्रश्न की पूछ क्या रहा है। अगर पूछे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किसके प्रयासों से हुआ, तब उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गरम दल और नरम दल में समझौता किसके प्रयासों से हुआ, तो उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। वैसे भी जब गरम दल में समझौता करना है तो समझौता करेगा कौन? बाल गंगाधर तिलक ना। तो बाल गंगाधर तिलक के उसमें उनको भी तो कोई समझाएगा बाल गंगाधर तिलक को, तो उन्हें समझाया है एनी बेसेंट ने। तो गरम दल और नरम दल में समझौता एनी बेसेंट के प्रयासों से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण विनाश में सहयोग करूं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भारत के वायसराय कर्जन ने जारी किया था। ये कर्जन वही है जो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे और जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है वायसराय के रूप में। कर्जन, उन्हीं कर्जन का ये स्टेटमेंट था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि यानी इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन लिपि। तो रोमन लिपि करने की वकालत करी, वे कौन थे? यानी हिंदी की जगह, सीधे से लैंग्वेज में समझाओ तो हिंदी की जगह इंग्लिश को यूज करने की वकालत जिसने करी थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। कोई गलत मत समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हिंदी भाषी नहीं हुआ करते थे सभी। तो कांग्रेस में जो पार्टिसिपेट करते थे अधिकतर लोग थोड़े पढ़े लिखे किस्म के हुआ करते थे, तो उनको इंग्लिश समझ में आती थी। तो रोमन लिपि का प्रयोग करने की बात करी थी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षीय संबोधन में। अध्यक्ष का जो संबोधन होता था उसमें, और तो वो अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं कहूं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब करी है, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में। साथ ही 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है, तो वो करी है सुभाष चंद्र
बोस ने। हालांकि त्रिपुरी के बाद वे इस्तीफा दे देंगे इस अधिवेशन की, यानी 1 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे आगे हम क्या परिस्थितियां रही थी, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन 1939 के त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने ही रोमन लिपि प्रयोग करने की वकालत भी करी थी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया वह था, देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाएगी 1920 में। जिस साल भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा ना, उसी वर्ष मृत्यु होती है 1920 की। और इनकी मृत्यु पर एक फंड बनाया जाता है, तिलक फंड, और 1920 में इस फंड में भारतीयों ने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया था भारत के इस आंदोलन के लिए। सोचिए 1 करोड़ रुपया उस समय 1920 में क्या वैल्यू रही होगी। तो भारतीयों ने जमा कर दिया था, आम जनता ने। इतना नाम था बाल गंगाधर तिलक का, तिलक के नाम पर वो फंड बना था। और बाल गंगाधर तिलक ने जिस अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था वो था अमृतसर का अधिवेशन 1919 का। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है मोतीलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की हल करने की कुंजी बताया। यानी जो समाजवाद होता है, पूंजीवाद होता है, तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के थोड़े से ना प्रशंसक थे। वे भारत में भी समाजवाद लाना चाहते थे, ये तो आ नहीं पाया और लोगों की वजह से, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं को समाजवादी कहा था लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन ये लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1916 का नहीं है बल्कि 1936 का है। और इस 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, वो करी है जवाहरलाल नेहरू ने। 1916 की तो अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 का जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में उन्होंने स्वयं को समाजवादी कहा। और उन्होंने कहा कि भारत की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी यदि भारत समाजवाद को अपना ले। अब बताना, चीन ने अपना रखा है समाजवाद, रूस ने अपनाया हुआ समाजवाद, इसके अलावा कहीं पे भी समाजवाद और ज्यादा है नहीं। तो भारत समाजवाद की समस्या अपनाने से समस्याओं में घिर जाता या समस्याएं जन्म लेती, ये तो बाद की बात थी। पर ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। और जो है आपका 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने स्वयं को समाजवादी डिक्लेयर किया था। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 ही वर्ष के लिए बनते थे, अगले वर्ष तो फिर से कोई और चुन लिया जाता था, दोबारा चुन लिए जाए पर अलग से चुना जाता था। पर 1940 का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन करेंगे, तो मौलाना आजाद करेंगे। इसके बाद 1945 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो 1940 से 1945 तक नया अध्यक्ष चुना ही नहीं गया। क्यों, अधिवेशन भी तो चुना जाएगा। तो मौलाना आजाद ही अध्यक्ष रहे। तो 1940 से लेकर के 1945 यानी लगभग 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करेंगे ना, सेशन पसंद आएगा, देख भी रहे हैं, आपको फायदा भी होगा ये मैं जानता हूं, तो थोड़ा सा लाइक तो ठोक दो। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए स्वराज 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहां पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य, कांग्रेस का लक्ष्य माना गया। लेकिन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, अगर यह पूछा जाए ये कथन किसका है तो सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक का कथन है। लेकिन किस अधिवेशन में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने
ये वही अधिवेशन है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था, जहां पे गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया एनी बेसेंट के प्रयासों से, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। चलिए आगे चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो देखिए 1940 से लेकर के 45 तक तो रहे मौलाना आजाद, लेकिन 1946 में जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने कृपलानी जी। ये आप 1945 से 46 मान लीजिए, 6 वर्ष, ठीक है। 1940 क्योंकि दिसंबर में 1940 और दिसंबर 1946, तो ऐसे करके 6 वर्ष है। तो 1946 में कृपलानी जी बने, और ये 1946 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यानी स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसकी अध्यक्षता किसने करी? कृपलानी जी ने। यानी स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जी के हस्बैंड थे ये जेबी कृपलानी। कौन है सुचेता कृपलानी? आप बताएंगे कमेंट में, उत्तर प्रदेश से सुचेता कृपलानी जी का क्या संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किसी गांव में आयोजित किया गया? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपके लिए याद करना भी आसान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद निम्न में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? अब देखिए 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनका ये कार्यकाल पूरा हुआ। लेकिन 1939 में आया त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, अब ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसमें इलेक्शन होने थे अध्यक्ष पद के लिए। तो एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और वो कैंडिडेट कौन था? वो कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन ये पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो गए, और जीत कौन गया? जीत गए सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने इस हार को अपने दिल पे ले लिया, और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया, और कहते हैं कि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी में विवाद होना प्रारंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस कार्यकारिणी की जो समिति थी चाहते थे कि महात्मा गांधी जी बनाएं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा, जैसे कहते हैं ना, मैं अपने आंदोलनों की खुद नेतृत्व करता हूं, तो मैं किसी के लिए कार्यकारिणी कमेटी नहीं बनाऊंगा। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यार वैसे भी मैं कांग्रेस में रह के कुछ कर तो पा नहीं रहा, अब समय आ गया विदेश निकला जाए, सेना वेना बनाई जाए, अटैक वटैक किया जाए। तो वो छोड़ करके चले गए इस्तीफा देके। तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बीच सेशन में इस्तीफा दे दिया, 1 साल का होता है सेशन। तो कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जिसे अध्यक्ष चुना गया वो कौन था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब देशी रियासतों में भी आंदोलन करेगी? कलकत्ता अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या हरिपुरा अधिवेशन? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अभी तक जो कांग्रेस आपकी आंदोलन कर रही है, कहां पर?
जो आंदोलन कर रही है आपकी मतलब ब्रिटिश प्रांत में, अब वो आंदोलन करेगी कहां पर, वो आंदोलन करेगी देसी रियासतों में भी, यानी देसी रियासतों में भी स्वतंत्रता की ललक जगाई जाएगी। तो वो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हरिपुरा अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? 1935 में, 1938 में, 1942 में या 1921 में? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, उसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया। किसने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था अगर आपसे पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर के राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कब हुई थी यह समिति? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? चर्चा कर चुके हैं दोस्तों हम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर हमने चर्चा कर ली थी। चलिए अगला है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए इसका मजाक उड़ाया? तो हमने चर्चा करी थी, वायसराय डफरिन के समय में कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि कांग्रेस को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डफरिन। डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1884 से लेकर के 1888 तक, यानी कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो वे डफरिन ही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचना और योजनाबद्ध किया गया? तो देखिए, कांग्रेस के विरोधी थे सर सैयद अहमद खां, कांग्रेस से उनका कभी संबंध नहीं रहा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम क्यों मान रहे हैं, लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन लोगों द्वारा प्रेरित नहीं है और ना ही लोगों ने इसके बारे में सोचा और इसके बारे में योजना बनाई। ये तो कुछ लोगों ने मिलकर के ठेका ले लिया पूरी आजादी का और उन्होंने कांग्रेस बना ली, ऐसा सर सैयद अहमद खां का कहना था। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये है सर सैयद अहमद खां का स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के वर्ष में निम्न में से कौन महासचिव था? तो महासचिव नोट कराया था हमने पहला अधिवेशन के पर जब बात कर रहे थे कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके जो महासचिव थे वे कौन थे? तो वे थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है? एंड्रयूस चार्ली, थॉमस जॉनसन, वेब मिलर या अल्फ्रेड वेब? तो दोस्तों ये जो एंड्रयूस चार्ली है ना, ये महात्मा गांधी जी के दोस्त थे, इन्हें दीन बंधु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जबकि दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो एंड्रयूस चार्ली को। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अगर इनमें से कोई रहे हैं तो वो अल्फ्रेड वेब रहे हैं। ये तीसरे अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी। अगर मैं पूछूं पहला कौन था, तो पहला था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जिन्होंने 1988 के प्रयागराज अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करी। दूसरे हो जाएंगे विलियम बैडरबर्न। विलियम बैडरबर्न, इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है दोस्तों। एक तो 1889 में कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में, और इसके अलावा इन्होंने 1910 में भी करी है और ये 1910 का कहां हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। 1989 का कहां हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। लेकिन तीसरे कौन हैं? तो तीसरे हैं अल्फ्रेड वेब। और अल्फ्रेड वेब ने कब करी थी? तो इन्होंने करी थी 1894 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके अलावा एक नलिनी सेन गुप्ता भी थी जिन्होंने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो इसमें से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए?
अब तो आपने ये प्रश्न हर किताब में पढ़ रखा होगा दोस्तों, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो लाना पड़ा। यहां पर महात्मा गांधी जी का ये कथन है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था? देखिए अगर मैं बताऊं ना तो भारत के किसी भी गवर्नर जनरल ने किसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया, और फिर भी यह प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, और वह गवर्नर जनरल कौन था? और मैं इसका उत्तर भी आपको बताता हूं, वो था विलिंगटन। और मैं कह रहा हूं कि किसी गवर्नर जनरल ने भाग नहीं लिया, और दूसरी ओर मैं आपको उत्तर भी बता रहा हूं, और प्रश्न का उत्तर क्या दे रहा हूं? विलिंगटन। और मैं आपको बता दूं यह अधिवेशन था 1915 का बंबई अधिवेशन। अब ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? ये दोनों बातें इसलिए सही हो सकती हैं दोस्तों क्योंकि 1915 के बंबई अधिवेशन में जब विलिंगटन ने हिस्सा लिया ना, उस समय ये बंबई प्रांत का गवर्नर था। उस समय बंबई का गवर्नर था, बंबई का गवर्नर था। ये तो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। तो विलिंगटन ने हिस्सा लिया, बंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया, लेकिन उस समय ये बंबई का गवर्नर था। तो ये प्रश्न अब आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद खान। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने, सर सैयद अहमद खान का कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा, लाला लाजपत राय केवल एक बार अध्यक्ष बने, वो भी 1920 के अधिवेशन में, और ये लाल बालपाल घोष के एकमात्र सदस्य हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और मैं पूछ लूं कब कब बने, तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये दूसरा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने करी? तो ये करी है दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा इन्होंने 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी है, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी है। और इसमें से 1906 का कलकत्ता अधिवेशन वही है जिसमें स्वराज को लक्ष्य माना गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? तो बात हो रही है ह्यूम की। ह्यूम प्रशासनिक अधिकारी थे जो रिटायर हो गए थे, यानी कि एक असैनिक सेवक थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय किस सचिव के पद पर, यानी महासचिव के पद पर इन्होंने काम किया। ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से कब आयोजित किया गया? देखिए 1885 में किया गया था। ये सारे अधिवेशन दोस्तों गलत हैं, आप ये 1800 कर लीजिए, 1900 लिखा हुआ है सब में, ये सभी को आप क्या कर लेंगे 1885। तो 1885 में किया गया था, और तिथि क्या थी? तो तिथि थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 की। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अध्यक्ष WC बैनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम। 72 प्रतिनिधि, सबसे ज्यादा बंबई प्रांत के 38, उत्तर प्रदेश के 10, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसमें मतलब शामिल नहीं हुए। चलिए अगला है, निम्न में से कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक समिति गठित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? देखिए इसको ऐसे काट लीजिए, प्रश्न थोड़ा गलत है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? देखिए ये समिति भारत में नहीं बल्कि लंदन में गठित की गई थी। कहां पे गठित की गई थी? लंदन में। और इस समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। क्यों गठित की गई थी ये? ताकि भारतीयों की समस्याओं से अवगत करा सकें लंदन की सरकार को, लंदन के लोगों को। अब अवगत कराने कैसे कराएंगे? तो एक समाचार पत्र निकालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाला। किसने निकाला न्यूज़पेपर? ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया ने। और इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था अगर आपसे पूछ ले, तो इस न्यूज़पेपर का नाम था इंडिया। क्या नाम था इस न्यूज़पेपर का? इस न्यूज़पेपर का नाम था इंडिया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस कमेटी का सचिव कौन था? तो वे थे डिग्वी महोदय, विलियम डिग्वी।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डिग्वी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस को, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो यानी कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ह्यूम को कहा जाता है। और मैं पूछूं किस अधिवेशन में कहा गया था? तो बांकीपुर अधिवेशन में कहा गया था। बांकीपुर बिहार में कब का अधिवेशन है? तो 1912 का ये अधिवेशन है। तो आप बस बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया था, इतना याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कहां कभी कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया? अलीगढ़, मेरठ, बनारस, कानपुर। तो दोस्तों 1846 का स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का अंतिम अधिवेशन कहां हुआ? मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ? बनारस का 1905 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी, चर्चा हमने करी थी। कानपुर का 1925 का अधिवेशन जिस पर सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। जबकि अलीगढ़ में कभी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अलीगढ़। चलिए आगे चलते हैं। आजादी से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? 1846 में। कहां आयोजित किया गया? मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो थोड़े से घुमा करके मैं दो लेकर के आता हूं आगे उन्हें दोबारा से, ताकि आपको याद रहे। वैसे बहुत ही कम मैं प्रश्नों को रिपीट करता हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं उसकी, और उसको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करता, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिल सके। अगर मैं प्रश्नों को रिपीट करूं तो बहुत आसानी से मेरे 100-150 प्रश्न एक लेक्चर में बन जाएं, लेकिन वो हम प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे। अभी तो आपको पढ़ने से मतलब है, तो आप एक बार अपना रिवीजन पूरा कीजिए। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने थे? 10। बंबई के कितने थे? ध्यान रखिएगा, बंबई के कितने थे? 38। सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे बंबई के 38। और यूपी के कितने थे? 10। 72 में से 48 तो इन्हीं दोनों ने घेर लिए। कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी भारतीय महिला द्वारा की गई थी, वह कहां आयोजित हुआ था? देखिए, भारतीय महिला पूछ रहा है, भारतीय महिला पूछ रहा है, यानी 1925 का कानपुर। अगर पूछता पहली महिला तो 1917 का कलकत्ता, एनी बेसेंट। और तीसरी महिला 1933 का कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता। लेकिन भारतीय महिला पूछ रहा है तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। चलिए, निम्न में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने जेल से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जेल से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अध्यक्षता करी थी? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है देश बंधु। दीन बंधु किसे कहा जाता है? एंड्रयूस चार्ली को। लेकिन देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देखिए, चित्तरंजन दास जब अध्यक्षता कर रहे थे 1922 में, तब वे जेल में थे। उन्हें चुन लिया गया अधिवेशन में, लेकिन अब वो है तो नहीं, अध्यक्षता वो जेल से कर लेंगे, चलिए जेल से गाइडेंस दे देंगे, लेकिन पर्टिकुलर सेशन में तो प्रेजेंट होना पड़ेगा ना उन्हें। तो सेशन में कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अगर मैं पूछ लूं कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बनाया गया, या देश बंधु चित्तरंजन दास की अब्सेंस में जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता करी, वो थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। लेकिन जेल से अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आज का 51वां प्रश्न, यानी आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने करी थी? तो किसने करी थी? विजय राघव चेरियार ने। तो वो था 1920 का नागपुर अधिवेशन। देखिए, विशेष अधिवेशन है ये, इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा आपको। विशेष अधिवेशन है, जो जनरल अधिवेशन नहीं है। जनरल अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था उसकी अनुमति प्रदान करने के लिए, उस आंदोलन की कांग्रेस ऑफिशियली उस आंदोलन की अनुमति प्रदान करे, इसके लिए एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, नागपुर अधिवेशन, जो 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सी विजय राघव चेरियार।
तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। इसमें मैंने जितने भी प्रकार के कांग्रेस के अधिवेशन जो कि अलग अलग चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उन सभी प्रश्नों को मैं एक साथ लेकर के आपके सामने आया हूं। मेरा प्रयास है कि आपको किसी भी तरह की समस्या आधुनिक भारत के इतिहास से आपके जीके सेक्शन में ना रहे। सबसे ज्यादा प्रश्न आने हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास से, इसलिए सबसे पहले हमने इसी को पकड़ा है, इसको एक बार हम समाप्त कर देना चाहते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज्यादा संभव हो सके रिवीजन कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।